हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किए थे सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर 1 के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपरमार्केट इज गिवन एज फॉलोज। ये एक डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है और सीटेट में डेटा हैंडलिंग से ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही है। तो ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स के नेम दिए हुए हैं, उनकी क्वांटिटी दी गई है कि वो 1 kg है, 2 kg है और उनकी प्राइस दी गई है। मतलब आप अगर 1 kg खरीद रहे हो तो आपको 40 रुपीज पे करने हैं, 2 kg खरीदोगे तो 25 रुपीज के पे करने हैं। ये इस तरह से है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, संजय buys half kg tomatoes, 1 kg potatoes, half kg carrot, 250 ग्राम चिलीज एंड 6 लेमन। अभी संजय जो है उसने हाफ के जी टोमेटोज खरीदे। अब यहाँ पे अगर 1 kg टोमेटो का कॉस्ट 40 है तो हाफ के जी का कितना होगा, 20 होगा। आप सिंपली 2 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो, यहाँ पे 2 kg पोटैटो का कॉस्ट जो है वो 25 है। तो 1 kg का कितना होगा, यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारा 12.5। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ के जी कैरेट, हाफ के जी कैरेट। अब यहाँ पे 250 ग्राम कैरेट 20 रुपीज की आती है, तो हाफ के जी कितनी होगी। अब हमें पता है 250 प्लस 250 अगर हम कर दे, 250 ग्राम में 250 ग्राम ऐड कर दे तो ये हमारा बन जाएगा 500 ग्राम, जो कि हमें पूछा हुआ है। 500 ग्राम ही हाफ के जी होता है। तो इसका मतलब 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम दैट इज 20 प्लस 20 इट विल बी 40। नेक्स्ट है 250 ग्राम चिलीज, 250 ग्राम चिलीज। अब यहाँ पे भी 100 ग्राम चिली का कॉस्ट जो है वो 10 है और हमें बताना है 250, मतलब 100 ग्राम में हम पहले 100 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 200। तो 200 ग्राम का चिली का कॉस्ट कितना होगा, 10 प्लस 10 20, ये 20 हो गया और बचा हुआ 50 ग्राम। अगर 100 ग्राम का कॉस्ट 10 रुपीज है तो 50 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा, प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड 6 लेमन्स, 6 लेमन्स। अगर 4 लेमन का कॉस्ट जो है 10 है, इसका मतलब 2 लेमन का कॉस्ट कितना है, 5 है। अगर मैं 2 लेमन खरीदती हूँ तो मुझे 5 रुपीज पे करना है। उसी तरह अगर मैं 6 लेमन खरीदती हूँ, मतलब 2 3 जा 6, सो 5 3 जा, सो इट बिकम्स 15। तो ये हो गया मेरे टोटल अमाउंट, जितना भी मैंने सामान खरीदा है। अब अगर इनको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0.5, 5 plus 5 10, 10 plus 2 becomes 12, so 1 will be carry, then 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 2 10 और ये एक हो गया 11। मतलब मेरा टोटल जो वेजिटेबल्स है वो कितने में आए हैं, 112.5। अब मैंने शॉपकीपर को कितना पे किया है, 200। तो मुझे बताना है कि शॉपकीपर टू द क्लर्क एट द काउंटर हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। इसका मतलब शॉपकीपर, अगर मैं शॉपकीपर को 200 का नोट देती हूँ तो वो मुझे कितना मनी रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली व्हाट यू विल डू, इसमें से आप घटा दो। 200 में से अगर आप 112 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 87.5। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ इसका। जो आप देखोगे ऑप्शन 2 जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो डाटा हैंडलिंग होता है सीटेट के पेपर में, वो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि इतनी हार्ड चीज है, लेकिन वो इजी होता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूँ, ठीक है। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम। प्राइम तो हमें पहले ही से पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। उसके बाद कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक प्राइम नंबर्स है, ठीक है।
तो अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नहीं है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये तो वैसे ही हट गया। 3 एंड 5 ये हो सकता है आंसर, 2 एंड 3 ये भी हो सकता है, 5 एंड 7 ये भी आंसर हो सकता है। मतलब हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस बचे हैं। आगे बोला जा रहा है द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। मतलब जो भी आपका जो 2 नंबर है जो आ रहा है 2 डिजिट नंबर, उसको अगर आप जोड़ दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप 3 + 5 देखोगे तो 8 हो जाता है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 2 + 3 5 होता है, 5 तो ना 3 से डिविजिबल है ना 4 से, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन 5 + 7। 5 + 7 कितना होगा 12। 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो आंसर है 2 डिजिट जो हमारा नंबर होगा वो होगा 57। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी डाटा हैंडलिंग का ही क्वेश्चन है। दिया है द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे अगर पार्किंग करनी है तो उनकी टाइमिंग के हिसाब से आपको प्राइस दी गई है। जैसे अप टू 2 आवर्स, अगर आप 2 आवर्स के लिए पार्क कर रहे हो तो आपको 50 रुपीज पे करना है। अगर आप 2 आवर्स से ज्यादा पार्क कर रहे हो, मतलब 2 से 5 घंटे के लिए अगर आप पार्क कर रहे हो, 2 से ज्यादा और 5 घंटे तक अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको 75 रुपीज पे करना है। अगर आप 5 घंटे आफ्टर 5 आवर्स ₹10 एक्स्ट्रा, अगर आप 5 घंटे से आप अगर ऊपर पार्क कर रहे हो तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10 रुपीज पर एक्स्ट्रा आवर अप टू 8 आवर्स, मतलब 5 घंटे से ज्यादा 8 घंटे तक अगर आप पे कर रहे हो तो हर घंटे पे आपको 10-10 रुपए देना पड़ेगा। और मोर देन 8 आवर्स अप टू 12 आवर्स, अगर 8 घंटे से 12 घंटे तक अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको 150 देना है। अगर आप 12 घंटे से 24 घंटे तक के लिए पार्किंग लगा रहे हो गाड़ी तो आपको 250 देना है। अब अगर हम क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजीव पार्क हिज कार एट 7 AM। 7 AM मतलब सुबह के 7 बजे उसने पार्क की है, एंड कम बैक्स टू पिक अप एट 4:30 PM, और उसने दोपहर में आके 4:30 बजे अपनी गाड़ी ले ली। तो हमें बताना है ऑन द सेम डे हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। अब हमें बताना है कि उसने अगर सुबह 7 बजे गाड़ी लगाई थी और 4:30 बजे उसने अगर व्हीकल अपनी ले ली है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि उसने कितने घंटे के लिए पार्किंग की थी। तो अगर आप 7 से 4:30 तक काउंट करो तो कितने आवर्स होते हैं, 9 आवर 30 मिनट्स, 9 आवर 30 मिनट्स। क्योंकि अगर आप सिंपल काउंट करो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर आप 7 बजे से 4:30 बजे तक अगर जोड़ो, 7 से 8 8 9 10 11 12 1 2 3 4, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आवर्स हो गए और ये बचे हुए 30 मिनट्स। सो ये बन गया हमारा 9 आवर 30 मिनट्स, मतलब उसने 9 घंटे 30 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को पार्क किया है। अब हम देखेंगे कि उसे पे कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोर देन 8 आवर्स। अब यहाँ पे मोर देन 8 आवर्स ऑब्वियसली 9 आवर्स 30 मिनट्स के लिए पार्क हुई है, मतलब 8 घंटे से ज्यादा है, और अप टू 12 के अंदर ही है। इसका मतलब मुझे कितना पे करना पड़ेगा 150। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 150। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, आपको सिर्फ आवर्स को काउंट करना है और देखना है कि वो इनमें से किस डाटा में बैठ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है। अब अगर हम छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो 7.707 ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 7.707। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा 7.07 हो गया है। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा 7.70, 7.70 ये होगा सेकंड नंबर पे 7.70। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे होगा 7.07, 7.07 ये हमारा होगा थर्ड नंबर पे। और हमें पूछा क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड प्लेस। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ,
तो हमें बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया ये मैंने जो किया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर इसी को आप अरे पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। 7.07 हो गया, उसके बाद नंबर 4 पे आएगा 7.007 और आखिर में आएगा सबसे छोटा नंबर आएगा 0.77। ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। हमें लगाना था असेंडिंग में, तो असेंडिंग मतलब आपको यहाँ से उल्टा जाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप उल्टा चलोगे तो क्या हमें कौन सा नंबर बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा है। तो ये फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड पे होगा, थर्ड पे कौन सा होगा, ये वाला होगा 7.07। तो ये बन गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 7.07। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8। अब ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि आधे स्टूडेंट्स तो देखकर ही इसे वो हो जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसे कुछ नहीं, आप सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइंस पढ़िए, आपको आंसर पता चल जाएगा। इन अ 5 डिजिट नंबर, अच्छा हमें 5 डिजिट नंबर दिया गया है। पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि आप देखोगे तो सारे ऑप्शन 5 डिजिट के ही है, तो मतलब आंसर कोई भी हो सकता है। इसमें हम इलिमिनेट करेंगे, ऑप्शंस को हटाएंगे एक एक करके। उसके बाद दिया है द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8। टेंस प्लेस पर 8 है। हमारी जो टेंस प्लेस होती है ये वंस होती है और ये हमारी टेंस प्लेस होती है, मतलब सेकंड प्लेस पर 8 आना चाहिए। तो ये है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वंस प्लेस पर 8 है ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। यहाँ पे भी वंस प्लेस पर 8 है, तो मतलब ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस का 1/4 है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का 4 गुना है। तो 2 चौक 8 होता है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी सेम है, 2 चौक 8 होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद दिया है द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 0। थाउजेंड प्लेस कौन सी होती है, ये यूनिट होती है, ये टेंस होती है, ये वाली प्लेस 100 होती है और ये वाली प्लेस 1000 होती है। मतलब नंबर 4 पे जो है 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, नंबर 4 पे 0 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में 100 प्लेस पे 0 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा ये। बाकी आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही पता चल गया कि 4 जो नंबर 4 ऑप्शन है वो सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बीकर इज 3/7 फिल विथ वाटर। अच्छा, फ्रैक्शन में दिया है, हमें एक बीकर बताया है, वो 3/7 भरा हुआ है। 3/7 भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए अगर बीकर जो है उसकी जो कैपेसिटी है, अगर वो 7 लीटर है, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, अगर 7 लीटर है तो उसमें से 3 लीटर जो बीकर है वो फिल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 3 लीटर अगर फिल किया हुआ है तो हमें और कितना लीटर मतलब कितना बीकर खाली है। तो आप 7 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 4 लीटर। इसका मतलब 4 लीटर बीकर में अभी भी कैपेसिटी बाकी है, पानी भर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ एजम्पशन है, एक्चुअल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे बोला है अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड। अच्छा, 16 लीटर वाटर हमें और बीकर में चाहिए उसे भरने के लिए। तो यहाँ पे हमने माना था 4, बट एक्चुअल में कितना है, वो 16 है। तो मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 4 जा 16। इसका मतलब जो ऊपर 3 था वो उसे भी हम 4 से करेंगे और नीचे जो 3 था उसे भी हम 4 से करेंगे। तो जो 3, अगर हम ऊपर 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 12 लीटर फिल था ऑलरेडी, और 4 7 जा 28 लीटर टोटल कैपेसिटी थी। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीकर, दैट इज 28। ये सबसे इजी वे था। आपसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि स्टार्टिंग में बीकर में 3/7 लीटर फिल है, मतलब 7 में से 3 पार्ट भर चुका है, 3 पार्ट फिल है। तो एम्प्टी कितना होगा, अगर 7 में से 3 फिल है तो जो एम्प्टी है वो 4 होगा, 4 पार्ट उसका खाली है। अब वो 4 पार्ट एक्चुअल में कितना है, 16 लीटर पानी भरेगा। इसका मतलब 4 4 जा 16। तो जो एम्प्टी है वो कितना कैपेसिटी खाली है, 16 लीटर की कैपेसिटी है खाली, उतना हम पानी भर सकते हैं। तो अगर हम इधर 4 से कर रहे हैं तो हम यहाँ भी 4 से करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 से करेंगे। तो 3 4 जा 12, इसका मतलब 12 लीटर पानी ऑलरेडी फिल था। 4 7 जा 28, इसका मतलब 28 जो थी वो कैपेसिटी थी।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसे आप अरेंज कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए ये ले लेते हैं, तो इसमें जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.355, ये तो नहीं होगा। 30 है, आप देखिए कहीं भी 30 नहीं है, तो इसका मतलब जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? 30.5 होगा। उसके बाद चलो ठीक है, ये हो गया 30.5। उसके बाद आप अगर देखोगे तो 3.055 है, ये तो नहीं होगा। 3.50, 3.005, 3.05, इसका मतलब 3.5 ये बड़ा है, तो मैं ये लिख लेती हूँ 3.05। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? 3.05 होगा या 3.005 होगा? और 3.055 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, तो इसे भी मैं लिख लेती हूँ। ये बन गया 3.055। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3.00 है। जितना 00 होगा इसका मतलब वो नंबर उतना छोटा हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो ये हम लिखेंगे 3.05 और उसके बाद लिखेंगे 3.005 और आखिर में आएगा 0.355। अब आप मैच करके देख सकते हो ये किस सीरीज से मैच हो रहा है। पहला है 3.05, ये तीनों ऑप्शंस में है। ये तो नहीं होगा, ये पहले ही हट गया है, क्योंकि 3.05 है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, इसका मतलब 3.05 सबसे बड़ा है, जो कि गलत है। उसके बाद है 3.05। 3.05 कहाँ पर है? 3.05, 3.05, 3.05 आपको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पे है 3.50, सॉरी 3.50 पहले आएगा। ये 50 लिखा था मैंने, ये 05 नहीं है, 3.50 है। तो 3.50 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये अब ऑप्शन आपका हट गया। उसके बाद क्या है? 3.055, तो आप देखोगे तो इसमें है 3.055, उसके बाद आता है 3.05, उसके बाद आ रहा है 3.005 और आखिर में है 0.355। तो ये आंसर जो है हमारा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मिक्स्ड 3.5 kg almonds, 2100 gram of resins and 2.2 kg of cashews and packed the mixture equally into 2 dozen packets. What is the weight of each packet? शॉपकीपर ने क्या किया है? आलमंड्स है, रेजिन्स है और कैशू नट है, इनको सबको मिक्स किया है और उनके पैकेट्स बनाए हैं 2 डजन। 2 डजन पैकेट्स बनाए हैं, मतलब कितने पैकेट्स बनाए हैं? 24। ठीक है, एक डजन में 12 होते हैं, तो 2 डजन में होंगे 24। अब हमें इनको पहले ऐड करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वेट कितना होता है। इन सबको मिला के पहले हम देखेंगे। तो इन सबको मिला के देखने के लिए यहाँ पे 3.5 kg है, तो पहले मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से। तो हम इसे अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 5300 प्लस, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो मैं इसे एज इट इज लिख दूंगी 2100 एंड 2.2 kg है। 2.2 kg को भी अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200। ये हो गया। अब इसे आप ऐड कर दो, 0 0 हो जाएगा, 0 0, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9, 9600। अब 9600 है। अब आप अगर इसे डिवाइड कर दोगे, 9600 को अगर आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना है? 24 से। 9600 अगर आप डिवाइड करोगे 24 से तो आपका आंसर कितना आएगा? हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 9600 डिवाइडेड बाय 24, तो 4 जा होता है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। तो आंसर होगा कितना होगा? 400 ग्राम, जो कि ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर आई एम। हमें अभी बताना है कि मैं कौन सा नंबर हूँ। आई एम 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है तो ऑप्शन में सभी 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब कोई भी आंसर हो सकता है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है आई एम अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। मैं एक कॉमन मल्टीपल हूँ 3, 4 और 6 का, मतलब मैं जो भी हूँ आंसर, मैं 3, 4, 6 तीनों से डिविजिबल हूँ। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, तीनों से डिविजिबल है। उसके बाद आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, मेरे जो फैक्टर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 9 फैक्टर्स हैं। अच्छा, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल मतलब किसी, अगर आपको बोला जाए कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप सिंपल 3 का टेबल लिख दोगे, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। और अगर आपको बोला जाए कि फैक्टर क्या है, अगर आपको बोला जाए, मान लीजिए 9 का अगर आपको फैक्टर पूछ रहा है, फैक्टर मतलब 9 किस किस से डिविजिबल होगा, तो 9 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा। तो ये होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीपल। तो अब हमें बोला है कि मैं जो भी हूं नंबर, मेरे टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, 9 फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे 48 के कितने फैक्टर्स होते हैं। 48 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, उसके बाद और किससे डिविजिबल है, 3 से है, 24 से है, देन 16 से है। इस तरह से अगर आप करते जाओगे तो आपको 48 के फैक्टर्स मिलेंगे। उसी तरह आपको 56 के भी फैक्टर्स निकालने हैं, 24 के भी फैक्टर्स निकालने हैं और 36 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। और जब आप फैक्टर्स निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि 36 के एग्जैक्टली 9 फैक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 36 के फैक्टर क्या होते हैं। 1 होगा, 36 2 से डिविजिबल भी है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स हो गए। तो ये 36 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आप बाकी सारे ऑप्शंस के फैक्टर्स निकाल के आप काउंट कर सकते हो। तो सही आंसर जो होगा वो होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा plans to save money from household expenditure to buy mobile phone. Every week she save rupees 50 on Monday, rupees 100 on Wednesday and rupees 80 on Friday and spend 60 from this on Sunday. How many weeks would she take to save enough to buy a mobile phone of rupees 5950? अब आशा जो है वो उसे एक मोबाइल फोन खरीदना है, जिसके लिए वो अपने जो भी खर्चे होते हैं उसमें से थोड़े थोड़े मनी सेव कर रही है। अब बोला है कि वो मंडे को कितना सेव करती है, मंडे को वो सेव करती है रुपीज 50। उसके बाद दिया हुआ है वेडनेसडे को वो कितना सेव करती है, वेडनेसडे को वो सेव करती है रुपीज 80। उसी तरह से ठीक है, मंडे दिया है, वेडनेसडे दिया है एंड फ्राइडे भी दिया हुआ है। सॉरी, वेडनेसडे को वो रुपीज 100 सेव करती है और फ्राइडे को वो रुपीज 80 सेव करती है। तो फ्राइडे को वो रुपीज 80 सेव करती है। पहले हम टोटल देख लेते हैं कितना सेव करती है, क्योंकि संडे को वो जो भी सेव करती है उसमें से 60 रुपए जो है, 60 रुपीज वो खर्चा कर देती है, स्पेंड कर देती है। तो पहले हम देख लेते हैं उसकी सेविंग कितनी हो रही है। ये हो जाएगा 230 हो गया। अब 230 में से वो 60 क्या कर रही है, स्पेंड कर दे रही है, खर्चा कर दे रही है। तो उसकी टोटल जो सेविंग होगी वो कितनी हो रही है, 170। ये कितने दिन में हो रहा है, ये हो रहा है उसका 1 वीक में। 1 वीक में वो इतना सेव कर रही है। अब हमें पूछा है कि उसे कितने वीक्स लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे एक मोबाइल फोन खरीदने जिसका दाम है 5950। अब अगर 1 वीक में इतना सेव हो रहा है तो कितने वीक में ये इतना सेव हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। तो हम सिंपल करेंगे, 5950 को डिवाइड कर देंगे 170 से। 5950 डिवाइडेड बाय 170। तो आपको पता है 170 है, 117। अगर मैं ये 0 भी कट कर दूं तो ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 595। तो 17 3 होता है। अब पूरा अगर डिवीजन करोगे तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 35। जो आपका आंसर होगा वो होगा 35। तो मतलब उसे जो है, जो पूरा 5950 अमाउंट को कलेक्ट करने में, जमा करने में उसे 35 वीक्स लगेंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बाइनरी टू डेसिमल है, ये कन्वर्जन अब पूछ लिया गया है कि 11011 का
नंबर्स में कन्वर्जन अगर हम किया जाए तो क्या होगा। इसकी सबसे आसान मेथड है कि आप 1 1 0 1 1 लिखिए। अब यहाँ से आप शुरू कीजिए। 2 सबसे क्या होता है छोटा 0, देन 2 कितना होता है 1, 2 2, 2 एंड 2 4। अब हम देखेंगे कि 2 कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट विल बी 1 प्लस 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2। अब यहाँ पे 2 चाहे 4 होगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो 0 बन जाएगा। उसके बाद 2 कितना होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 हो गया। उसके बाद 2 4 कितना होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 16 ही होगा। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा 27 होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा 27। इस तरह से आप कर सकते हो 1 1 0 जो भी दिया होगा उसको आप 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। अगला क्वेश्चन है 22। The side of a square is 10 centimeter. How many times will the new perimeter become if the side of a square is double? एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 10 है तो इसका मतलब सभी साइड 10 10 की होगी क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड जो होती है वो एक बराबर होती है। अब दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब जो भी डायग्राम दी है उसकी जितनी भी साइड्स होगी उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है पेरीमीटर। तो हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल। अच्छा, अगर 10 10 साइड स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड जो हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना बन जाएगा 40। अगर साइड 10 है तो पेरीमीटर कितना है 40 है। अब अगर बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स विल न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल। अगर हम स्क्वायर जो है उसकी साइड को डबल कर दे, स्क्वायर जो है उसकी साइड को डबल कर दे, मतलब 10 है तो हम 20 कर देते हैं तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी सारी साइड्स जो है वो कितनी हो जाएगी 20 20 20 की हो जाएगी। अब बोला गया है कि अगर सारी साइड 20 की तो है तो पेरीमीटर जो है वो पहले पेरीमीटर के कितने गुना हो जाएगा। तो अगर 40 साइड 20 20 है तो फिर से हम करेंगे 4 इंटू साइड जो कि हो जाएगा 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 कितना होता है 80 होता है। तो आप देखो अगर पहला पेरीमीटर था 40 अब बन गया है 80 तो ये कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर हम साइड को डबल कर रहे हैं तो पेरीमीटर भी हमारा जो है वो डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो भी डायग्राम है, मान ले अगर हम ए को लेते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसी लाइन जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल भी होना चाहिए हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। तो ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, मतलब वो ए को दोनों पार्ट अलग अलग सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में अगर हम ए को ऐसे बांटे तो ऊपर तो ट्रायंगल बन रहा है और नीचे ऐसी लाइन आ रही है, वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। और अगर हम x को ले ले, x ऐसे है, वर्टिकल लाइन ऑफ वर्टिकल कितनी कैसे होगी ऐसे खड़ी होगी तो ये दोनों साइड सेम हो गई। और अगर हम इस तरह से x को बांटे तो भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी v बन रहा है नीचे भी v। इसका मतलब इस x को दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो x जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू डैश द नंबर इन द ब्लैंक्स। अब हमको बताना है कि यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सबसे सिंपल वे क्या है 72 मल्टीप्लाइड बाय 8, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उसे आप यहाँ शिफ्ट करके डिवाइड कर दीजिए। तो ये है 72, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 36 और ये हो गया 4। अब 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 होता है। उसी तरह से 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 होता है। क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होगा 14, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना होगा 14 होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है 14, 14 7 के टेबल में आता है तो ये सही है। प्राइम नंबर है 14,
नहीं, 14 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। लेस देन 10 है, ये भी गलत है। इवन नंबर है, हाँ ये इवन नंबर है, ये सही है। फैक्टर ऑफ 56, फैक्टर ऑफ 56 मतलब 14 जो है 56 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये भी सही है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए डी ई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए डी ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18? ओके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है 18 इंटीजर 3/4, ये क्वेश्चन है 18 इंटीजर 3/4। इसमें कितने क्वार्टर्स होंगे? अगर इसको मतलब इसका 1/4 कितना होगा वो हमें बताना है। 1/4 क्वार्टर मतलब ये जो होता है, इसे अगर आप 4 हिस्सों में बांटो तो कितना बनता है? तो 18 इंटीजर 3/4 है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसे हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 जो है वो 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 18 4 सा कितना होता है? 72, 72 प्लस 3 कितना होगा? 72 प्लस 3 75 हो गया, और ये बन गया /4। अब हमें क्वार्टर्स पूछा है, हाउ मेनी मतलब कितने क्वार्टर्स बनेंगे, तो हम क्या कर देंगे? 1/4 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसे 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैसा बन जाएगा? 75/4, 4 जो है वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1 जो है वो डिनोमिनेटर, इस तरह से हो जाएगा। तो 4 4 जो है वो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 75। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल हाफ ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। एक स्कूल में हाफ स्टूडेंट्स जो है वो है बैडमिंटन खेलते हैं, और 1/4 जो स्टूडेंट्स है वो वॉलीबॉल खेलते हैं। 1/8 प्ले टेनिस, 1/8 जो है वो टेनिस खेलते हैं, एंड 1/16 जो है वो क्या खेलते हैं? चेस। और जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो स्विमिंग के हैं। सो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल इज 160, अब हमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो 160 है, तो हमें बताना है कि चेस खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जितने भी थे वो आधे आधे यहाँ पे बट गए। आधे जो स्टूडेंट्स थे वो बैडमिंटन खेलते थे, और जो आधे जो बचे हैं उसमें से 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/6 चेस खेलते हैं, और बचे हुए स्विमिंग करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि बैडमिंटन और इस तरफ जो है वो कितने बच्चे हैं। हाफ मतलब पहले हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं पकड़ लूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, मान लीजिए वो x थे, तो बैडमिंटन खेलने वाले कितने होंगे? बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे? हाफ है, तो x/2। अगर बैडमिंटन खेलने वाले x/2 है, तो जो बच गए हैं वो कितने होंगे? रिमेनिंग कितने होंगे? x माइनस x/2 होगा, x माइनस x/2 जो कि हो जाएगा वापस x/2। मतलब यहाँ पे भी हाफ हो गए हैं, यहाँ पे भी हाफ हो गए हैं। अब मतलब इस तरफ जो है वो x/2 में से ही वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, टेनिस भी खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं और स्विमिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो x/2 था वो सिर्फ बैडमिंटन के थे। तो हमें इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अब देखते हैं x/2 जो है वो इस तरफ के है, उसमें से जो 160 स्टूडेंट्स है, इस x/2 से 160 स्टूडेंट्स जो है वो क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। तो मान लीजिए x/2 का कितने पार्ट बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं? 1/4 क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। वो कितने हैं? 160। तो ये इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 160 इंटू 4 इंटू 2। तो ये जो है वो टोटल आपका कितना आएगा? 1280। x क्या था? हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। इसका मतलब शुरू में बच्चे कितने थे? 1280 थे। अब उसका आधा जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। अब x/2 का आधा जो है अगर वो बैडमिंटन खेलते हैं तो वो कितने होंगे? आप सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, 2 4 8 एंड 0, मतलब 640 स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ बैडमिंटन खेलते थे, और 640 में से वॉलीबॉल, टेनिस, चेस और स्विमिंग करते हैं। अब हमारे पास है 640, जिसमें से हमें बताना है चेस के लिए। तो हमें पता है चेस कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं? 1/16। कितने स्टूडेंट्स में से? 640 में से
तो 16 का अगर 1/1 640 निकाले, 1/16 का 640 अगर निकाला जाए तो वो कितना होगा? आप क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0, अगेन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0। तो जो हमारे चेस खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 40 है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी डेटा हैंडलिंग का ही है। क्वेश्चन दिया है, दीपा गोज टू अ पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट मेल लेटर्स एंड पार्सल्स। दीपा जो है पोस्ट ऑफिस में लेटर्स और पार्सल्स को मेल करने गई है, पोस्ट करने गई है। द पोस्टल रेट्स डिपिक्टेड आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमें कुछ रेट्स दिए गए हैं, लेटर्स के अलग वेट है और पार्सल्स के अलग वेट है। लेटर्स में दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपका लेटर 20 ग्राम या 20 ग्राम से कम है तो आपको 5 रुपए देने हैं। अगर आपका वेट, लेटर का जो वेट है 20 ग्राम से ऊपर होगा तो आपको एडिशनल 2 रुपीज, आपके जितना वेट ज्यादा होगा उसके हिसाब से आपको देना होगा। और वैसे ही पार्सल में अगर आपका जो पार्सल का वेट 50 ग्राम है या 50 ग्राम से कम है तो आपको 5 रुपीज पे करने हैं, और अगर 50 ग्राम से ऊपर होगा तो आपको एडिशनल 3 रुपीज देने होंगे अकॉर्डिंग टू योर वेट, पार्सल्स वेट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दीपा वांट्स टू सेंड 2 पार्सल्स वेट 250 ग्राम एंड 300 ग्राम। दीपा को 2 पार्सल भेजने हैं 250 ग्राम के और 300 ग्राम के। तो मुझे पहले देखना होगा कि इनके लिए मुझे पे कितना करना है। 250 ग्राम के लिए कितना पे करना होगा? पार्सल का, अगर एक पार्सल का वेट जो है 50 ग्राम है तो 250 ग्राम का कितना होगा, ये कैसे निकलेगा? अच्छा, 50 ग्राम के लिए अगर है ₹5, तो यहाँ पे मुझे 250 ग्राम है तो मतलब 250 इंटू 5 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं इंटू 5 कर दूंगी। तो ये कितना बन जाएगा? 25। या फिर आप सिंपल, ये अगर आपको नहीं करना है तो आप सिंपल कर सकते हो, 50 50 50 50 50 आप लिख सकते हो। 50 प्लस 50 प्लस 50, जब तक 250 नहीं हो जाता तब तक आपको लिखना है। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 हो गया, 250 हो गया, ये मेरा टोटल वेट हो गया 250 ग्राम। अब इनिशियली अगर 50 ग्राम है तो मुझे 5 रुपीज देने हैं, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही मेरा वेट 50 ग्राम बढ़ रहा है मुझे 3 रुपीज देने हैं। मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 17। 250 ग्राम के लिए मुझे कितने रुपीज देने हैं पार्सल में? 17 रुपीज देने हैं। ठीक है, अब उसी तरह से हम 300 ग्राम के लिए देखेंगे। अब 300 ग्राम 250 से 50 ग्राम ही ज्यादा है। 300 ग्राम जो है 50 ग्राम से 3 रुपीज ही ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, +3 उसमें और ऐड कर दूंगी। तो वो कितना बन जाएगा? ये मेरा था 17, अब इसी में मैं +3 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। मतलब इसके लिए मुझे 20 पे करने हैं और इसके लिए मुझे 17 रुपीज पे करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एंड 2 लेटर्स ईच ₹20 ग्राम एंड 35 ग्राम। अब उसने 2 लेटर्स को भी पार्सल किया है जिनका दाम है, जिनका वेट है 20 ग्राम और 35 ग्राम। अब 20 ग्राम के लिए मुझे कितने रुपीज पे करने हैं? 5। तो ये तो क्लियर है कि इसके लिए आपको 5 रुपीज देने हैं। 35 ग्राम है, 35 ग्राम है मतलब 20 से ज्यादा है, तो 20 अगर ग्राम आप 20 से ज्यादा अगर आप दे रहे हो, एडिशनल आपको 2 रुपीज और देने हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 प्लस 2 हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब मुझे बताना है हाउ मच पोस्टल चार्जेस डज शी हैव टू पे। अब मैं ये जितने भी आए हैं इस सबको मैं ऐड कर दूंगी। दैट इज 17 20 5 एंड 7। जब 7 7 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना होगा? 9, 19, 14 7 7 14, 14 प्लस 5 इज 19, 1 कैरी, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो कितने रुपीज मुझे पे करने हैं? ₹49। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिट्स
2, 3, 4, 6, 7, 8 are arranged in the following blanks, the largest possible number after addition. इन्हें हमें ऐसे अरेंज करना है कि इनको हम अगर ऐड करें तो हमको बड़े से बड़ा नंबर मिले. अब अगर हमको बड़े से बड़ा नंबर लेना है तो हमको उन्हें अरेंज भी इस तरह से करना होगा कि वो बड़े से बड़े नंबर हो. तो मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 7, मतलब हमारी 800 और 700 से शुरुआत हो रही है. तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, बड़े 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 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो एडिशन भी बड़ी ही होगी. फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 6, यहाँ पे मैं लिखूंगी 4, और यहाँ पे जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा 2. कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अरेंज करना है नंबर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब 3 + 2 हो गया 5, 6 + 4 हो गया 10, 1, 8 + 7 15, 15 + 1 16. तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा 1605. नाउ अगला क्वेश्चन जो है क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज अगेन द डेटा हैंडलिंग क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग रेलवे टाइमिंग्स. यहाँ पे रेलवे टाइमिंग्स दी गई है हमको. न्यू दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस जो है उसके टाइमिंग्स है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है. अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग स्टेशन पे वो अराइवल का टाइम अलग है, डिपार्चर का टाइम उससे 5-10 मिनट्स ज्यादा है. अब इसमें बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो सही है. इसका मतलब बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत है, इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो हमारा सही है. तो पहला हम देख लेते हैं भोपाल टू विजयवाड़ा. भोपाल से ट्रेन निकल कितने बजे रही है 00:05, मतलब रात के 12:05 पे ये ट्रेन जो है वो निकल रही है. और विजयवाड़ा कब पहुंच रही है 14:15, मतलब दोपहर के 2:15 PM. ठीक है. तो आप सपोज कर लीजिए 5 मिनट्स के लिए, 2 मिनट के लिए इसे भूल जाइए. सपोज करिए कि रात को 12 बजे चली है, रात के 12 से दोपहर के 12 तक कितने होते हैं 12 आवर्स हो गए. तो दोपहर के 12 से 2 बजे तक कितने हो गए 14 आवर्स हो गए. ठीक है, दोपहर के 12 तक कितने हो गए 14 आवर्स हो गए. और ये जो हमने 5 छोड़ा था वो 5 + 15 कितना हो गया 20 हो गया. मतलब उसे भोपाल से विजयवाड़ा आने में 14 आवर्स 20 मिनट लगते हैं, जबकि यहाँ दिया है 13 आवर 10 मिनट. इसका मतलब ये जो आंसर है वो आंसर नहीं होगा. अगला देखते हैं नागपुर टू चेन्नई. अब नागपुर से जो ट्रेन निकल रही है वो 5:35 पे निकल रही है. इसका मतलब सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास 5:35 पे निकल रही है. और चेन्नई जो है वो पहुंच रही है 45 पे. तो चेन्नई पहुंचने का टाइम जो है उसका 20:45 है, मतलब शाम के 8:45 बजे है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8:45, ये 45 है, 8:45 शाम के 8:45 बजे है. अब अगर सुबह 5 बजे निकली है, सुबह 5 से शाम के 5:30 बजे तक, उसे अगर सुबह के 5 से शाम के 5:35 तक जोड़ा जाए तो वो कितने होते हैं 12 आवर्स हो गए. ठीक है, 2 मिनट के लिए आप इस 35 को भूल जाइए. 5 o'clock से सुबह के 5 o'clock से शाम के 5 o'clock तक 12 आवर्स हो गए. अब शाम के 5 से 6, 7, 8 3 आवर्स और हो गए, कितना हो गया 13 आवर्स हो गया. ठीक है, 3 आवर्स हो गए, 13 आवर्स हो गए. सुबह के 5 से शाम के 5 तक 12 आवर्स होते हैं. और 5 से 6, 7, 8 बजे तक पहुंचने के लिए मुझे 3 आवर्स और लगेंगे. तो 12 + 3 कितना होगा 15 होगा, दैट इज 15 आवर्स. ठीक है, 15 आवर्स हो गया. अब जो मैंने 35 छोड़ा था, मैंने एक्स्ट्रा काउंट किया था 5, मैंने 35 था, मैंने 5 ही काउंट किया था, मतलब मुझे 45 में से क्या करना पड़ेगा 35 को निकालना पड़ेगा. तो कितना बचेगा 10 मिनट बचेगा. इसका मतलब 15 आवर 10 मिनट्स ये जो होगा वो सही आंसर होगा. इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई दैट विल बी 15 आवर 10 मिनट्स. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a whole number is added to 50 and the same number is subtracted from 50. मान लीजिए कोई नंबर है 50, उसमें आप जितना ऐड कर रहे हो x ऐड कर रहे हो उतना ही आप निकाल भी दे रहे हो, तो बचा कितना 50 ही बचेगा. तो आंसर क्या होगा 50 होगा.
हमें बताना है जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या होगा, 50 होगा। अगर आपने आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में आपने 50 अगर डाले हैं तो वो कितना हो जाएगा 150। अब उसी में से अगर आप 50 वापस निकाल लो तो वापस 100 पे ही आओगे, घूम फिर के वही नंबर होगा। तो हमारा जो इनिशियल नंबर था 50 वही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 प्लस 4/5 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2/3 प्लस 4/5 सिंपल है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगी, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा नीचे का डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर दैट विल बी 15, सो इट बिकम्स 22/15। ये हो गया 22/15। अब ऑप्शन में तो 15 है लेकिन 22 कहीं दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स मुझे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा। अब 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 1 ज़ा कितना होता है 15, 15 अगर 22 में से निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा 7, 7/15 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज वन इंटीजर 7/15। ये जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, फॉर द गिवन शेप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो शेप्स दी है अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करो तो सारी शेप्स को 4 साइड है, मतलब वो क्या है सारी शेप्स को 4 साइड है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल तो है ही, साथ ही साथ पैरेललोग्राम है। तो ऑल आर पैरेललोग्राम्स, सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, वन ऑफ देम इज नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आंसर हो सकता है लेकिन हम पहले सारे ऑप्शंस को देख लेंगे। टू ऑफ देम आर रोम्बस, इसमें से जो दो है वो रोम्बस है, एक तो मुझे पता है ये रोम्बस है, लेकिन सेकंड कौन सा रोम्बस है, तो जो स्क्वायर होता है उसे हम रोम्बस भी कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर जो होता है उसे हम रोम्बस भी कहते हैं, तो मतलब स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद दिया है टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, इसमें से जो दो है वो रेक्टेंगल भी है, तो एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, दूसरा जो है स्क्वायर भी, स्क्वायर जो है उसे भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो जो रॉन्ग है क्या है, जिसपे हमें डाउट था, सेकंड ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दैट इज रॉन्ग, ओके। Now the question number 33 is, which one of the following represents the number 11,1111? 11,1111 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उन्हें ऐड कर दीजिए। 11,1111, तो पहले मैं लिख दूंगी 11,000, उसके बाद मैं लिखूंगी 1100, उसके बाद मैं लिखूंगी 11। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11121, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द पॉइंट्स ए बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑन अ लाइन एज शोन बिलो। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं और एक पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए से बी की हमें दूरी बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक लाइन जंप करते हैं, एक पॉइंट जंप करते हैं, तो मतलब हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं देख लेती हूँ कि 25,000 है, 25 से मैंने अगर 39,000 तक मान लो मुझे जाना है तो मुझे कितने पॉइंट्स जंप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 पॉइंट्स मुझे जंप करने हैं। तो अगर 7 पॉइंट्स जंप करने हैं और मैं 39,000 से 25 टू 39 आ रही हूँ, तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ कि इनकी दूरी कितनी है, 1 2 3 और ये है 2 5 1 2 3, दैट इज एक्चुअली 0, ओके। अब अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना होगा 4 1, मतलब 14,000, और मैंने जंप कितने किए थे 7, दैट मीन्स 2000। एक यूनिट जंप करने पे आपका डिस्टेंस जो है वो कितना कवर होता है 2000, तो एक यूनिट जंप करने पे अगर 2000 कवर होता है तो मुझे बताना है ए से बी कितना होगा। तो ए से बी पहले मैं देख लेती हूँ कितने पॉइंट्स जंप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, तो मैं इसे सिंपली 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये कितना बन जाएगा 22, तो ये जो होगा वो हमारा आंसर होगा। Now the next question is, how many packets of 1/16 kg sugar can be made from 3 integer? ये जो है ये एक्चुअली में 3 integer 1/4 है। ये मेरे पास टोटल शुगर की क्वांटिटी है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे मैं पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ।
इम्प्रॉपर में 4 3s are 12, 12 plus 1 will be 13. दैट मीन्स 13/4 kg मेरे पास शुगर है। उसके मुझे पैकेट्स बनाने हैं जिसमें एक पैकेट में 1/16 kg शुगर आएगी। तो ऐसे कितने पैकेट बनेंगे? तो इसको सिंपल मैं डिवाइड कर दूंगी। 13/4 डिवाइडेड बाय 1/16। तो ये जो है ये रिवर्स बन जाएगा 13/4 रिवर्स ऑफ 16/1, 16/1। नाउ 4 1s are 4, 4 4s are 60 एंड पता ही होगा आपका 14 3s are कितना होता है 52। दैट मीन्स 52 पैकेट्स मेरे बनेंगे शुगर के। Now the next question is Harish started his journey at 1840. 1840 को उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड फिनिश्ड एट 2220। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीटिंग द जर्नी इज, अच्छा ये 1840 है, 1840 मतलब कितने होते हैं 1840 टू 22। अच्छा, अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना है आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं 18 से 19 20 21 22 4 आवर्स लग रहे हैं। सॉरी 1840 है। सो अगर 1840 को मैं अगर पूरा कन्वर्ट कर दूं 19 में, मान लीजिए 19 हो रहा है, ठीक है, मतलब ये 640 है, मैं इसे राउंड अप करके 7 पकड़ रही हूँ। तो 7 से कितना जाना है 22 मतलब कितना होता है 10 बज रहा होता है। 7 से 10 के लिए कितना लगेगा 3 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़े थे उसको मैं माइनस भी करूंगी, राइट। और यहाँ पे जो था 20 मिनट्स ज्यादा है, 10:20 तक मुझे जाना था और मैंने 1840 से स्टार्ट किया। 1840 टू, आप ऐसे भी कर सकते हो 1840 टू 1940, 1940 टू 2040, 2040 टू 2140, 2140 टू, हमें सिर्फ 2020 तक जाना है, 2220। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1840 टू 1940 1 आवर, 19 टू 20 1 आवर, ये 1 आवर हो गया, टोटल हो गए 3 आवर्स। और 3 आवर्स में कितने ऊपर हो रहे हैं 20 मिनट्स हो रहे हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर, दैट इज 3 आवर 20 मिनट्स और प्लस ये जो हमने 20 पीछे छोड़ दिया था वो हो मिला के हो जाएगा 40 मिनट्स। इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या करना था आपको, 1840 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, मतलब 6:40, 6:40 6:40 से स्टार्ट हो रही है 2020, मतलब 2020 कितना होगा 8 बजते हैं तो 20 होते हैं 9 10 10:20 तक। बस आपको बीच में गिनना है कि कितने आवर्स हो रहे हैं। तो 6:40 से अगर मैं 7 पकड़ू तो कितने होते हैं 20 मिनट्स होते हैं, 7 से 8 9 10 3 आवर्स हो गए। और 6:40 से 7 बजने तक 20 मिनट और 10 से 10 20 होने तक 20 मिनट, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, दैट मीन्स 3 आवर 40 मिनट्स। सी विल ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। सिंपल है, टाइम जो दिया है उसे उसके बीच के आपको सिर्फ आवर्स को काउंट करना है। Now the next question is a bucket of capacity 2000 milliliter is to be filled by using containers measuring 200 मिलीलीटर एंड 300 मिलीलीटर। ये मेरी पूरी बड़ी बकेट है, इसको मुझे भरना है, इसकी कैपेसिटी है 2000 मिलीलीटर और मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, आप मग ले सकते हो जो कि 200 मिलीलीटर के हैं और 300 मिलीलीटर के हैं। अब मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कंटेनर इज नॉट correct for filling the bucket completely by the containers 200 milliliter and 300 milliliter। अगर मैं 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के मग से अगर मैं इस बकेट को भरना चाहूँ तो इसके कितने इसे कितने बार लूंगी और इसे कितने बार लूंगी, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है। आपको बस बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं बैठेगा। तो अगर मैं पहला लूँ 1 और 6, तो अगर 200 मिलीलीटर का मैं एक बार लेती हूँ तो कितना होगा 200 होगा और 300 को 6 बार लूंगी तो कितना होगा 1600 होगा। तो 200 प्लस 1600 200 प्लस 3 6 1800 कितना होता है 2000 होता है। तो ये मेरी बकेट फिल हो जा रही है, मतलब ये ऐसे भी मैं भर सकती हूँ। सेकंड है 4 मतलब 200 को आप 4 बार लो दैट इज 800
एंड 300 को 4 बार लो, दैट इज 1200, अगेन इट बिकम्स 2000, तो ये भी ठीक है। उसके बाद 7 2 है, मतलब 200 मिलीलीटर को आप 7 बार लो तो वो कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, और 300 के 2 बार लो तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 16 14 और 6, ये भी 2000 हो रहा है। अब इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं करके, 6 एंड 3, मतलब 200 के आप 6 टाइम्स लो तो कितना हो जाए, 6 2 ज़ा 1200, 300 के 3 टाइम्स कितना होगा 900। अब ये तो मेरा ओवरफ्लो हो गया, 2100 हो गया, हमें चाहिए कितना था 2, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ये कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते बकेट भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है। 7.1 है तो मैं उसे 7 ले सकती हूँ, ठीक है। 3.8 है, 3.85 है, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 4 है, 4 के आसपास का है। 9.09 है, 09 है, मतलब वो 9 ही ले सकते हैं हम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 7 इंटू 4/9, ये वाला जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन स्मॉल स्क्वायर in the grid of area 4 square units, what is the perimeter of rectangle drawn on the grid। अच्छा, ये जो एक छोटे छोटे जो स्क्वायर है उनका एरिया जो है 4 है, उनका एरिया जो है, ये जो छोटे छोटे जो स्क्वायर है उनका एरिया 4 है, तो साइड कितनी होगी 2 2 2, तभी तो 2 2 ज़ा 4 होगा, एरिया 4 आ रहा है, तो इसका मतलब साइड 2 2 है, तो हमें ये जो रेक्टेंगल है, ये जो डार्क शेप में रेक्टेंगल है, हमें इसका एरिया बताना है। अच्छा, तो इसकी साइड सॉरी इसका पेरीमीटर बताना है, मतलब इसकी चारों साइड की एडिशन बतानी है। तो ये जो एक स्मॉल स्क्वायर होगा, इसका ये साइड 2 है, 2 है, 2, यहाँ पे भी ये बन गया 2 2, यहाँ पे भी ये हो गया 2 2, सब आपका 2 2 ही है। तो अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, अगर ये 8 है तो उसके सामने वाला भी 8 है, 8 + 8 कितना हो गया 16, प्लस ये वाली देखते हैं ब्रेड्थ, 2 + 2 4 है, तो ये वाली भी 4 होगी, 4 + 4 8, 4 + 4 कितना होगा 8, फाइनल आंसर क्या होगा 24, मतलब 24 यूनिट्स है, ये पेरीमीटर हमें बताना था, ठीक है। Now the next question, a child scores 75 marks in each of 5 subjects। चाइल्ड जो है 75 मार्क्स को स्कोर कर रहा है, हर 5 सब्जेक्ट में स्कोर कर रहा है, तो उसका मीडियन कितना होगा, सेंटर क्या हो आएगा, 75 है, 5 सब्जेक्ट में 75 75, अगेन 75 75 75, मीडियन क्या है, बीच में क्या आ रहा है 75, 75 विल बी द करेक्ट आंसर, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ गिवन सॉलिड। अच्छा, ये हमें फोल्ड करके बताया गया है, हमें इसका एक्चुअल फिगर बताना है, ठीक है। पहले मैं इसे एज इट इज ड्रॉ कर लेती हूँ, ये इस तरह से है, ठीक है। अब अगर इस पार्ट को अगर मैं खोलूंगी तो वो ऐसे बनेगा, इस पार्ट को अगर मैं ओपन करूंगी तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इस पार्ट को अगर मैं कुछ खोलूंगी तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो बीच में बेस है वो 4। तो किस फिगर से मैच कर रहा है, इस फिगर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड विल बी द आंसर। Now come to the 42 question, if red part in the following pie chart is 40, रेड पार्ट जो है वो 40 है, और रेड पार्ट सर्कल का कितना है, हाफ है, तो ये 40 है, तो इसका मतलब ये सब कितना होगा, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना होगा 40 होगा। सो व्हाट इज द व्हाइट पार्ट, अब मुझे बताना है व्हाइट पार्ट कितना है। अब मुझे पता है येलो ब्लू व्हाइट को मिला के 40 है, उसमें से व्हाइट कितना होगा, तो 1/8 ऑफ 40, 1/8 ऑफ 40 कितना होगा, 8 5 ज़ा 40, 5 पार्ट होगा व्हाइट, तो 5 विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। टॉप व्यू बताना है, अगर हम ऊपर से इस डायग्राम को देखें तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये एक स्क्वायर दिखेगा, ये वाला एक स्क्वायर दिखेगा,
उसके बाद ये वाला एक स्क्वायर दिखेगा और ये वाला एक स्क्वायर दिखाई देगा। सिर्फ टॉप व्यू पूछा है, मतलब आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ये साइड्स थोड़ी ना दिखाई देगी, सिर्फ ऊपर से जो ऊपर का फेस है वही दिखेगा। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4, सिंपल 4 स्क्वायर्स बन गए, इसका मतलब ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, मतलब कौन सी चीज आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच, 250 ईच, इसका मतलब एक पैकेट का दाम 250 है। ठीक है, 200 पैकेट्स, 200 पैकेट है लेकिन 250 ईच, मतलब हर पैकेट का दाम 150 है, तो इसका मतलब एक पैकेट का दाम 150 है। अब यहाँ पे बोला है 20 डजन ऑफ ₹250 ईच आइटम, 20 डजन, 20 डजन, एक डजन यहाँ पे ईच बोला है, मतलब एक डजन कितने का है, एक डजन जो है वो कितने का है, 250 का है। अब एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसका मतलब जो भी चीज है वो 12 अगर मैं ले रही हूँ, 12 मतलब ही एक डजन, तो वो कितने की पड़ेगी, 250 की। अब 12 चीज अगर मैं कोई ले रही हूँ वो 250 की पड़ रही है, और किसी चीज का एक पैकेट ले रही हूँ तो वो भी 250 का पड़ रहा है, तो कौन सी चीज महंगी हुई, ये वाली महंगी हुई। इसमें आपको एक पैकेट 250 का मिल रहा है, इसमें आपको 12 चीजें 250 की मिल रही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन विल बी द कॉस्टली, दैट इज द फर्स्ट। विच वन कॉस्ट मोर, कौन सी किसमें आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, पहले वाले में ज्यादा पैसे लगेंगे। और जो आखिरी क्वेश्चन है, द सम ऑफ -1 + 1 -1 + 1 टू इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, तो आप कोई भी एक इवन नंबर ले लो, जैसे 4 है तो मैं इसे 4 बार लिखूंगी, 1 -1 + 1 -1, कितने टर्म्स हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई। अब अगर मैं इनको देखूं, सॉल्व करूं तो क्या होगा, +1 -1 0, +1 -1 0, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही आप 10 तक भी कर सकते हो, 10 तक भी अगर आप करके देखो, 1 1 +1 -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 -1 +1 -1, कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड आ जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा +1। कैसे होगा, ऑड बोला है तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5, तो आप इनको पकड़ लीजिए, एक 5 टर्म को ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक अब अगर आप सॉल्व करोगे, +1 -1 0, +1 -1 0, क्या बच गया लास्ट में, +1 बच गया। तो ऑड के लिए आंसर +1 होगा और इवन के लिए आंसर 0 होगा। +1 -1 की जगह +2 -2 भी आ सकता है, +3, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर वो नंबर अगर सेम नंबर है, सिर्फ साइन उसकी अपोजिट है, एक नंबर को प्लस है, एक नंबर को माइनस है, और वहां पे बोला गया है कि इवन कितना होगा, तो आप लगाओगे 0, और अगर वहीं पे इवन की जगह ऑड होगा तो आप कहोगे +1 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बनाऊंगी, वो मैराथन होगी मैथ्स की, जिसमें मैं सीटेट का जो मैथ्स का पेपर 1 है, पेपर 1 जो है सीटेट का मैथ्स पार्ट का, जो मैं मैथ्स पार्ट जो है वो मैं कवर करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं, सेम टाइप के होंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।